हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके लिए यहाँ पे जो बीएससी सेकेंड ईयर में आपके केमिस्ट्री में सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, उसके आज हम आपको अति लघुरात्मक प्रश्न कराने वाले हैं, यानी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए में नॉर्मली आपके पूछे जाते हैं आधे नंबर में, यहाँ पर आपके एक नंबर में। तो इस टाइप के हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हो, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते। तो आज का ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है, विपक्ष सिनेमिक अम्ल के लैम्डा मैक्सिमम का आपको मान ज्ञात करना है। जो यहाँ पर आप सब याद रखिएगा, एक तो यहाँ पर आप लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू निकालना आप अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, इसकी जो भी आपको संरचना दी जाएगी उससे, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में भी पूछे जाते हैं, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर इस संरचना से आपको लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू निकालना हुआ आप अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप ये संरचना दे रखी है, और ये आधे नंबर का क्वेश्चन इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, बाकी यहाँ पर इसका पूरा निकालना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका लैम्डा मैक्सिमम का मान कितना आता है, 270 nm यहाँ पर आता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन से IR सक्रिय है। तो यहाँ पर आप देखिए इन चारों में से आपको बताना है कि कौन यहाँ पर IR सक्रिय है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो CHCl3 है, यानी एक तरह से क्लोरोफॉर्म है, वो क्या है, यहाँ पर IR सक्रिय होता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आप बताइए इनको ऊर्जा के व्यवस्थित रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले ये आता है जो कि ग्रेटर देन होगा, फिर ये फिर यहाँ पर ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 अणु में यहाँ पर CO यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है सम्मित तनन कंपन अवरक्त निष्क्रिय क्यों होता है, समझाइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा CO2 अणु में CO सम्मित तनन कंपन अवरक्त निष्क्रिय होता है, क्योंकि CO2 एक क्या है, त्रिपरमाणु रेखीय अणु है जिसमें 4 मूलभूत बैंड संभव है। इनमें सम्मित तनन कंपन अवरक्त में द्विध्रुव अवगुण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो इसमें म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि इधर भी फोर्स लग रहा है इधर भी लग रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, ये संरचना दे रखी है, और यहाँ पर आप देखिएगा किस प्रकार से निकालिए। तो इसमें जो मूल मान रहता है, यानी इसको जो इस संरचना इसके आधार पर जो इसका मूल मान तो यहाँ पर 214 होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर वलय अवशेष, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि वलय अवशेष कितने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखेंगे 3 वलय अवशेष देखने को मिल रहे हैं, जिसको हमें किससे इंटू करना होता है, एक वलय अवशेष को 5 से इंटू करना होता है। तो 3 वाले अवशेष है, तो इसको 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। भाई चक्रीय द्विबंध कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई चक्रीय द्विबंध कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, उसको भी 5 से इंटू करेंगे तो इक्वल 5 आ जाता है। और हम तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 234 nm यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार से आपको निकालना होता है, और सभी संरचना के अकॉर्डिंग उनकी जो मूल मान और ये अलग वैल्यू है वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो आपको इनको अच्छी तरह से सीख लेना है। फिर फिंगरप्रिंट क्षेत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1500 सेंटीमीटर -1, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1500 यहाँ पर प्रति सेंटीमीटर से नीचे का क्षेत्र फिंगरप्रिंट क्षेत्र कहलाता है। इसे यहाँ पर हिंदी में अंगुली छाप विधि भी कहा जाता है, इस नाम से भी आपके काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के यहाँ पर आपको नाम लिखने, तो यहाँ पर आप विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णोत्कर्षी विस्थापन की व्याख्या कीजिए। तो वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह +I और +R पाए जाते हैं उनमें लैम्डा मैक्सिमम का मान क्या है, उच्च मान की ओर विस्थापित होता है, और इसे क्या कहते हैं, हम वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। और यहाँ पर आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगुली छाप क्षेत्र क्या, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको हमने और अच्छी तरह से यहाँ पर लिख दिया इसकी डेफिनेशन, जिससे आपके बड़े क्वेश्चन में भी आता है, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। यहाँ पर आप देखिएगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1500 प्रति सेंटीमीटर से नीचे का क्षेत्र अंगुली छाप क्षेत्र कहलाता है, और इसे फिंगरप्रिंट क्षेत्र भी कहते हैं। ओके, इस क्षेत्र में बंकन कंपन के कारण IR बैंड प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की सहायता से लगभग समान संरचना वाले अणु को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रत्येक अणु के लिए क्या है, 2 IR बैंड प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णवर्धक क्या है। तो ये देखिएगा इसकी डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है। तो वे समूह जो यौगिक के रंग की गहराई को बढ़ाते वर्णवर्धक अथवा ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे ऑक्सोक्रोम कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपकी हिंदी में भी ऑक्सोक्रोम के नाम से आ जाता है, और इंग्लिश में तो इसे ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। ये समूह यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते, ये केवल रंग की गहराई को बढ़ाते हैं। इन समूह के पास अबंधी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये कुछ उदाहरण अभी आप देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार आपके ऑक्सोक्रोम था उस प्रकार क्रोमोफोर की डेफिनेशन भी काफ़ी बार पूछी जाती है। देखिएगा जो कि क्या है, वे यौगिक अथवा समूह जो यौगिक के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोफोर अथवा वर्णक्रम कहलाते हैं। इस क्रोमोफोर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। तो आपके दोनों नाम में से कोई सा भी नाम आ सकता है, ठीक है। इंग्लिश वाले मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो क्रोमोफोर ही आएगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्रोमोफोर और वर्णक्रम दोनों देखने को मिल सकते हैं। वर्णक्रम असंतुलित समूह होते हैं जिनमें यहाँ पर आप देखिएगा पाई से लेकर पाई स्टार और अथवा एन से लेकर पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। ये संक्रमण दृश्य क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को ऊर्जा के घटते क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर आप ये क्रम देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पर आपकी केमिकल रिएक्शन है, इसको आपको पूरा करके बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ROH यानी एल्कोहल है, जिसके अगर आप SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, RCl बनता है, HCl बनता है और SA2 यहाँ पर बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनिलिन का सूत्र बताइए, तो यहाँ पर आप वेनिलिन का सूत्र या इसकी संरचना भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के एल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण करते हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2 एल्कोहल यानी 2 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं जिसे हम द्वितीय एल्कोहल भी कहते हैं, आयोडोफॉर्म का परीक्षण करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्षार सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो यहाँ पर आप ये सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में देख सकते हो। इस प्रकार से अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है कि ग्लाइकोल का यहाँ पर डिहाइड्रेशन लिखिए, तो यहाँ पर आप डिहाइड्रेशन लिखिएगा ग्लाइकोल का, तो ZnCl2 की उपस्थिति में ग्लाइकोल का निर्जलीकरण यानी इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप संरचना के थ्रू भी देख सकते हो। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे यहाँ पर एक संरचना दे दी जाएगी, वहाँ पर A और B की वैल्यू बताइए। तो आपको संरचना अच्छी तरह से होनी चाहिए और डायरेक्ट इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर हमारे ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, और यहाँ पर भी CH2OH, ये आपका ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है, जिसे हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है। जहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर जो CH2 रहता है इसके H बॉन्ड को इधर लिखा है और OH बॉन्ड को इधर लिखा है। जहाँ से आप देखें इस बॉन्ड से हमारा H2O क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है ZnCl2 की उपस्थिति में, जिससे यहाँ पर वाइनिल एल्कोहल बनता है। और यहाँ पर आप देखिए इनमें क्या हो जाती है, चलायवता हो जाती है, यानी आप देखेंगे जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा और H यहाँ पर चल जाएगा, तो जिससे हमारे यहाँ पर ये बन जाता है। और यही क्या होता है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3CH, और ये क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है, यानी ये बन चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फिनॉल से फिनोफेथिलीन का बनाना लिखिए, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये पूरी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर हमने फिनॉल से क्या बनाया है, फिनोफेथिलीन बनाया है। फिर नेक्स्ट है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम, तो आपके IUPAC नाम से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके, जहाँ पर आपको IUPAC नाम बताना होता है कि कोई सी भी संरचना दे दी जाएगी उसका आपको IUPAC नाम बताना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे CH3 और CH के यहाँ पर OH है बॉन्ड, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर पहले नंबरिंग देते हैं 1 2 3 और 2 पे क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके OH आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे 2 प्रोपेनॉल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और यहाँ पर इस 2 के नीचे क्या लगा है, OH लगा है, ऑल लगा है, तो यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि फिनॉल के एवं एरोमेटिक एल्कोहल में क्या विभेद है, तो एरोमेटिक एल्कोहल किन्हें कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा होता है उन्हें क्या कहते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। और फिनॉल किसे कहते हैं, तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे ही बेंजीन वाले से जुड़े होने क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अम्ल शक्ति का यहाँ पर क्रम लिखे, तो यहाँ पर आप ये अम्ल शक्ति का क्रम देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से आपके क्षार का भी दिया जा सकता है और अम्ल का भी दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न यौगिकों की उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो यहाँ पर आप ये अम्लता का बढ़ता क्रम देख सकते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से स्टडीज कर लेना है कि किस प्रकार यहाँ पर आपके होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अम्लता का बढ़ता क्रम क्या है, इसमें यहाँ पर पाया जाता है, और सबसे कम किसमें होता है, जब ये ऑर्थो स्थिति पे यहाँ पर एनिलीन NH2 यहाँ पर होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्लिसरॉल को एलिल अल्कोहल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये पूरी संरचना देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ 503 डिग्री ताप पर अभिक्रिया करके पहले ग्लिसरॉल डाइऑक्साइलेट बनता है, तो उसके बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु त्याग कर एलिल अल्कोहल बनता है। ओके, तो आप ये संरचना के थ्रू भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, अभिक्रिया का नाम भी बताइए। तो यहाँ पर आपको ये केमिकल रिएक्शन दी जाएगी जहाँ पर आपको इसको प्रूफ करना है, यहाँ पर ए भी दिया जा सकता है कि यहाँ पर एक ही जगह बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है रायमंड टीमान अभिक्रिया। और रायमंड टीमान अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर आपको
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिनॉल की अभिक्रिया है, जिसमें जब इसे CH3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते तो यहाँ क्या बनता है, सेल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, इसकी ऑर्थो स्थिति पे CHO आ जाता है। ओके, और ये केमिकल रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अभी थोड़ी देर बाद ही हम यहाँ पर आपके जो जितने भी इस पेपर में केमिकल रिएक्शन है, जो मेन केमिकल रिएक्शन है, उसको हम विद सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं। आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमने इस पेपर से रिलेटेड जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी में, उसके लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखा है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की अल्कोहल से तुलना कीजिए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने तुलना कर रखी है, वैसे आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीन ग्लाइकोल व ग्लिसरॉल का IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप एथिलीन ग्लाइकोल देख सकते हैं, जिसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेन 1,2 डाइऑल यहाँ पर होगा, और किस प्रकार निकालना है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लिसरॉल आता है, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर आप देखिए इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल यहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देखिए ये संरचना का आपको IUPAC नाम बताना है, जिसका नाम क्या है, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। आपके IUPAC नाम से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन दे रखी है, वहाँ पर आपको बताना है एक ही जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर RCOR है, यानी जो कीटोन है, अगर इसके हम ZnHG की उपस्थिति में कराते हैं अभिक्रिया, जहाँ पर सांद्र HCl भी है, तो क्या बनता है, RCH2 R यहाँ पर बनता है प्लस H2 यहाँ पर बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में क्या होता है। तो इस ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, क्योंकि यह वाष्पशील होता है और इसकी वाष्प कैसी होती है, निश्चेतक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एसीटोल एल्डिहाइड से कम क्रियाशील क्यों होता है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके कभी बड़े क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा कि एसीटोन में कार्बोनिल समूह CO समूह से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जो कार्बन पे कैसे होते हैं, उपस्थित धनावेश को क्या कर देते हैं, कम करके इसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। जबकि एल्डिहाइड में क्या होता है, CH3CHO जिसका एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, में कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, जो कार्बन पर उपस्थित धनावेशन को एसीटोन अथवा 2 एल्किल समूह की तुलना में क्या होता है, वो कम प्रभावित होता है, जिस कारण एसीटोन क्या है, एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है। यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसका प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होता है तो इसकी क्रियाशीलता कैसी होती है, कम होती है। फिर नेक्स्ट है कि फैलिंग विलयन की एल्डिहाइड से अभिक्रिया लिखी है। तो फैलिंग विलयन के साथ एल्डिहाइड क्यूपस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल से एक्रोलिन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करते हैं तो ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है, एक्रोलिन बनता है, और आप इस संरचना के थ्रू भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनिल यौगिकों के गुण प्रदर्शित करने वाली मुख्य अभिक्रिया लिखिए। तो कार्बोनिल समूह की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है और इसका आयनन निम्न प्रकार यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको हमने अच्छी तरह से डिटेल में यहाँ पर बता रखा है। हालांकि ये आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इतना नहीं लिखना होता, आप केवल यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमने अच्छी तरह से समझा रखा है, जिससे अगर आपके बड़े क्वेश्चंस में आ जाता है तो आप अच्छी तरह से यहाँ पर लिख पाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 उदासीन यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त नाभिक स्नेही पदार्थों के नाम एवं संरचना लिखिए। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजेनमुड अभिक्रिया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी, और अभी हम जब केमिकल रिएक्शन की यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी आपको रोजेनमुड अभिक्रिया हम वहाँ पर भी बताएंगे। जो अम्ल क्लोराइड, यहाँ पर आप देखिए, जब अम्ल क्लोराइड जिसे हम एसिड क्लोराइड के नाम से भी जाते हैं, की क्रिया हाइड्रोजन के साथ PDBSO4 व उबलती जाइलिन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और यहाँ पर आप ये केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से और समझा देंगे। फिर है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है कि A और B की जगह यहाँ पर क्या आएगा, तो आप इसका अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों के नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति घटती हुई सक्रियता के क्रम लिखिए। तो यहाँ पर आप ये क्रम भी दे सकते हैं। और इसकी जो पूरी की PDF है, आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप सबको अच्छी तरह से पता ही होगा। जो स्टूडेंट्स नए उनको हम बता दें कि जो हमारे इसकी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है मेस बाय AI स्टडी ज्ञान के नाम से, वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाती है। इसकी हमने पहले भी काफ़ी यहाँ पर क्लासेस की PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब HCHO व CH3CHO की पृथक पृथक NH3 किससे क्रिया होती है। तो यहाँ पर आप ये केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाते हैं जबकि कीटोन नहीं बनाते। तो कारण से बताइए। तो कीटोन टोलेन अभिकर्मक के सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को अपचयित नहीं करते, जबकि एल्डिहाइड उसे अपचयित कर देते। अतः एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाते जबकि कीटोन नहीं बनाते। नेक्स्ट है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में एल्कोहल कम क्षारीय होता है, ये बताइए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जिसे ये क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि काफी बार पूछा गया है कि कार्बो जिसे त्याग कर यह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है।
तथा बनने वाला कार्बोक्सिलिक आयन अनुनाद के द्वारा कैसा हो जाता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि एल्कोहल में CO समूह अनुपस्थित रहता है, अतः यह कम अम्लीय होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉलुएन अभिकर्मक क्या होता है, तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही हम क्या कहते हैं, टॉलुएन अभिकर्मक कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब 2 प्रोपेनोइक अम्ल को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो जब 2 प्रोपेनोइक अम्ल को सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा जाता है बहुलीकृत होकर टाइमेरिक अम्ल यहाँ पर आपके बनता है। ओके, और जिसका यहाँ पर आप ये नाम भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये पूरी केमिकल रिएक्शन आ जाती है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, जिसको यहाँ पर आपको पूर्ण करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं, चाहे वो सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, चाहे सेक्शन ए हो, यानी तीनों भागों में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन को पूरा करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाती है जहाँ पर RCOX प्लस H3PO3 यहाँ पर बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोसाइड ग्रीनार अभिक्रम से कैसे अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर आप देखिएगा ये पूरी केमिकल रिएक्शन आ जाती है, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ROR यानी और CH3CO2O कि यहाँ पर इस अभिक्रिया को यहाँ पर पूर्ण करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर CA2CH3COOR यहाँ पर बनता है। फिर है डाई एथिल ईथर को एस्टेल में कैसे बदला जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाई एथिल ईथर है आपके, जिसकी अभिक्रिया हम अगर BF3 की उपस्थिति में कराते हैं 500 वायुमंडल दाब पे, तो यहाँ पर आपके ये यौगिक यहाँ पर बनता है। फिर नेक्स्ट है कि क्या होता है जब ADP अम्ल को गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा जब ADP अम्ल को गर्म किया जाता है तो जहाँ से यहाँ पर एक H2 और एक CO2 निकलता है और जिससे आपके साइक्लोपेंटेनॉन यहाँ पर बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजोइक अम्ल की तुलना में पी नाइट्रो बेंजोइक अम्ल अधिक प्रबल अम्ल क्यों होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी नाइट्रो बेंजोइक अम्ल में NH2 समूह एक विसक्रियणकारी होता है, जिसमें -I तथा या -M प्रभाव के कारण इसकी अम्लता कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है, अतः बेंजोइक अम्ल की तुलना में पी नाइट्रो बेंजोइक अम्ल अधिक यहाँ पर प्रबल अम्ल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विलियमसन संश्लेषण क्या है, तो इस विधि में सर्वप्रथम एल्कोहल की क्रिया क्षार से करवाई जाती है, उसके पश्चात एल्किल क्लोराइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप ये रिएक्शन के थ्रू अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एसीटेमाइड को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखिए जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल नाइट्राइल बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलोनिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति की एसिटिक अम्ल से तुलना कीजिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेलोनिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति से यहाँ पर एसिटिक अम्ल से कम होती है। फिर है कि नेटेलाइट किसे कहते हैं, तो ईथर तथा एल्कोहल के मिश्रण को नेटेलाइट कहते हैं, इसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल व एसिटिक अम्ल में विभेद करने के विशेषण लिखिए, तो हेल जेलिस की अभिक्रिया है जिसे हम HVZ के नाम से भी जानते हैं, एसिटिक अम्ल देता है, जबकि यहाँ पर आपके फॉर्मिक अम्ल नहीं देता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एमिनो को बढ़ते हुए क्षारीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर बढ़ता हुआ क्षारीय क्रम है, जहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें होता है, R3N में यहाँ पर क्षारीय क्रम ज्यादा होता है और NH3 में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि डेमजोनोव पुनर्विन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डेमजोनोव पुनर्विन्यास का मुख्य उद्देश्य एलिसाइक्लिक तंत्रों में एमिन समूह की स्थिति के हिसाब से वलय का विस्तार करना या संकुचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन यशद रज एवं अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं, तो यहाँ पर आप ये केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि गोम्बर्ग अभिक्रिया लिखिए, जो कि काफ़ी बार ये रिएक्शन पूछ ली जाती है कि डाइएजेनियम लवण के क्षारीय विलयन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ Zn की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाई एरिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गोम्बर्ग अभिक्रिया कहते हैं और आप इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि एमिन लवण फ्रेश ट्रांसफर अभिकर्म की तरह कार्य करता है, समझाना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एमिन लवण जल स्नेही के साथ साथ वसा स्नेही भी होता है, इनके गुण के कारण इन्हें फ्रेश ट्रांसफर अभिकर्मक या प्रावस्था स्थानांतर उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोमेटिक एमिन एलिफेटिक अम्ल एमिन व अमोनिया से कम क्षारीय क्यों, तो एरोमेटिक एमिन में नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग ले लेते हैं, जिससे इस पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते, जिस कारण एरोमेटिक एमिन एलिफेटिक एमिन व अमोनिया से कैसा होता है, कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रेशन को प्रभावित करने वाले 2 कारण लिखिए, तो यहाँ पर आप ये 2 कारण देख सकते हैं, ठीक है, जिसपे एक ताप का यहाँ पर प्रभाव है और एक पे यहाँ पर नाइट्रीकरण की प्रवृत्ति है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि नाइट्रोबेंजीन में फिडेल कॉप्ट अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं होती है, तो Na2 समूह के विसंकरणकारी प्रभाव के कारण नाइट्रोबेंजीन फिडेल कॉप्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि LCA3 नाइट्रोजन से क्रिया करके एक जटिल यौगिक बनाता है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा जाता है ये, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इसमें और भी है कि अतः ये फिडेल कॉप्ट अभिक्रिया में विलायक के रूप में कम काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि पिरामिडीय प्रतिपन्न से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एमिन कमरे के ताप पर निम्न प्रतिपन्न प्रदर्शित करता है, इसे क्या कहा जाता है,
पिरामिड प्रतिबंध कहा जाता है। और यहाँ पर आप इससे देख सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि C3H अणु वाले एमिनो की संरचना सूत्र व नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका सूत्र देख सकते हो जिसका यहाँ पर ये नाम है, और यहाँ पर भी आप इसका सूत्र देख सकते हैं जहाँ पर इसका हमने नाम भी लिख रखा है। फिर है कि इन्हीं 3 नाइट्रेटिक अभिकर्मों के नाम व सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 प्रकार के लिख दिया आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पूछने के यहाँ पर चांस बने रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा और एक तरह से आप इससे प्रैक्टिस के तौर पे भी ले सकते हैं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल्दी हम यहाँ पर आपके लिए जो केमिकल रिएक्शन है, जिसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है, चाहे वो ऑक्सीकरण विमर्क्यूरीकरण वाली विधि हो, पिनोकोलन पुण्य विन्यास हो, ऐसे जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी केमिकल रिएक्शन है उसके ऊपर विद सॉल्यूशन हम अभी वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हर स्टूडेंट को कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।